हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट जारी, पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। दुर्गा पूजा के मद्देनजर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आगामी पर्व के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी पुलिसकर्मी की छुट्टियां 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान राज्य के सभी जिलों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, जिले के एसपी और कमांडेंट जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि किसी भी आपात स्थिति में पर्याप्त बल उपलब्ध हो। जारी निर्देश के मुताबिक केवल विशेष परिस्थितियों में ही संबंधित अधिकारी की अनुमति से छुट्टी स्वीकृति की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय के सभी कार्यालयों में तैनात पुलिस अधिकारी और कर्मियों, इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक को भी तैयारी हालात में रहने का निर्देश दिया गया है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। 15 से 17 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र सक्रिय होने के कारण 15 से 17 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम टर्फ के बिहार और झारखंड के इलाके में सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 सितंबर को सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और धनबाद में वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। 16 सितंबर को हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में, जबकि 17 सितंबर को चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची में 19 सितंबर तक आकाश में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि इस बार दुर्गा पूजा में भी कई इलाकों में बारिश की प्रबल संभावना है। पलामू में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी टीपीसी नक्सली मुखदेव ढेर। झारखंड के पलामू जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। मारे गए नक्सली के नाम मुखदेव यादव है। उस पर सरकार ने 5 लाख रुपए की इनाम घोषित कर रखी थी। मुठभेड़ की यह घटना पलामू जिले के मनातू के जंगल में हुई। उल्लेखनीय है कि 3 सितंबर को पलामू में हुई मुठभेड़ की घटना में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ की उस घटना में टीपीसी के दस्ते के साथ मुखदेव भी शामिल था। हालांकि बाद में टीपीसी ने एक प्रेस बयान जारी कर मुठभेड़ की उस घटना को गलत बताया था। जानकारी के मुताबिक रविवार को सुरक्षा बलों ने 10 लाख के इनामी कमांडर शशिकांत को निशाना बनाकर एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया था। इस अभियान में कोबरा, झारखंड जगुआर और अन्य सुरक्षा बल के जवानों को शामिल किया गया। पुलिस की टीम मनातू के जंगलों में काम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी, तभी टीपीसी के उग्रवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारी के मुताबिक रविवार को चला पुलिस का यह ऑपरेशन टीपीसी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। इस ऑपरेशन में 200 से भी ज़्यादा जवानों को लगाया गया। गौरतलब है कि पलामू के मनातू, तरहसी और चतरा के सीमावर्ती इलाके को टीपीसी ने अपना गढ़ बना रखा है। शशिकांत के दस्ते में 8 से 10 सदस्य शामिल है, जिसमें इनामी नक्सली मुखदेव यादव और नगीना भी शामिल था। 5,879 स्कूल और 8 लाख बच्चों पर संकट। झारखंड में बिना मान्यता वाले स्कूल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। झारखंड में बिना मान्यता के चल रहे स्कूल अब अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। संशोधित नियमावली के तहत स्कूलों को मान्यता लेने के लिए पोर्टल में भी जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि इस महीने तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। अक्टूबर से स्कूल मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। पिछले वर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक 22,298 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। इनमें करीब 24,34,238 बच्चे पढ़ते हैं और 1,58,990 शिक्षक कार्यरत है। इनमें सबसे अधिक स्कूल झारखंड में है। झारखंड में बिना मान्यता के 5,879 विद्यालय संचालित है।
जिनमें 8,37,879 बच्चे नामांकित थे और 46,421 शिक्षक पढ़ा रहे। इस स्थिति से यह स्पष्ट है कि नियमावली में संशोधन के बाद राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। केंद्र सरकार पहले ही राज्यों के सभी बिना मान्यता वाले स्कूल को रजिस्ट्रेशन पूरा करने का निर्देश दे चुकी है। इसके तहत स्कूलों को 31 मार्च 2025 तक मान्यता लेने की समय सीमा तय की गई थी। हालांकि कुछ स्कूलों ने इस नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और सुनवाई जारी रहने का हवाला देते हुए आवेदन से छूट की मांग की थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने केवल इच्छुक स्कूलों से ही आवेदन लेने का निर्णय किया था, लेकिन अब संशोधित नियमावली के लागू होने के साथ ही सभी स्कूलों को मान्यता प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य हो गया है। रांची में आदिवासी अस्तित्व को बचाने के लिए निकाली बाइक रैली, कुर्मी समाज को एसटी दर्जा देने का विरोध। आदिवासी समाज के अस्तित्व और पहचान की रक्षा को लेकर रविवार को राजधानी की सड़कों पर जोरदार बाइक रैली निकाली गई। यह रैली आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की अगुवाई में रैली मोराबादी मैदान से शुरू होकर हरमू रोड और अरगोड़ा चौक होते हुए बिरसा मुंडा चौक तक पहुंची। वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और आदिवासी अस्मिता की रक्षा का संकल्प लिया गया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति एसटी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध करना था। बाइक रैली में शामिल युवाओं ने जमकर नारेबाजी की और साफ कहा कि कुर्मी को किसी भी हाल में आदिवासी नहीं माना जा सकता। अजय तिर्की ने कहा कि अगर आदिवासी समाज का अस्तित्व खत्म हुआ तो आरक्षण और अधिकारों पर खतरा मंडराने लगेगा। उनका आरोप था कि कुर्मी समाज झूठे दावों के जरिए आरक्षण पर कब्जा करना चाहता है। सामाजिक कार्यकर्ता ग्लेडसन डुंगडुंग ने इस पूरी वारदात को एक साजिश बताया और कहा कि कुर्मी जबरन आदिवासी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अवलियन लकड़ा ने कहा कि आदिवासी जन्म से होते हैं, किसी को बनाकर आदिवासी नहीं बनाया जा सकता। वहीं परवीन कच्छाप ने कहा कि कुर्मी न कभी आदिवासी थे और न भविष्य में माने जाएंगे। केंद्र सरकार और टीआरआई ने भी उनकी मांग को खारिज किया। रांची के बुढ़मू में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम। रविवार के शाम बुढ़मू प्रखंड में आसमान से गिरी आफत ने 2 परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। तेज बारिश के बीच अचानक गिरी बिजली ने 2 ग्रामीणों की मौके पर ही जान ले ली। मृतकों की पहचान हैसलपीरी गांव के 52 वर्षीय बाल गोविंद महतो और 60 वर्षीय उदयनाथ महतो के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों बैल और बकरियां चराने के बाद घर लौट रहे थे कि शाम करीब 5 बजे अचानक हुई बारिश के साथ वज्रपात की चपेट में आ गए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद गांव में शोक और सन्नाटा छा गया। ग्रामीण ने प्रशासन से मृतक के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। पशुधन योजना में लाखों की हेराफेरी, रामगढ़ में जिला कल्याण विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। रामगढ़ जिले से घोटाले का एक मामला सामने आया है, जहां जिला कल्याण विभाग के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री पशुधन योजना की 24,81,600 रुपये की राशि निकाल ली गई है। इस मामले को लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर चौधरी ने रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दर्ज प्राथमिकी में आपूर्तिकर्ता लातेहार जिला के अमवाटीकर निवासी स्वर्गीय साकिब हुसैन के पुत्र मोहम्मद अमजद हुसैन समेत IDBI बैंक के कुछ कर्मियों पर आरोप लगाया गया है, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दर्ज शिकायत के अनुसार 11 नवंबर 2023 को तत्कालीन डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें सुअर पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन के लिए मांडू दुलमी, गोला पतरातू और चितरपुर प्रखंड के 358 लाभुक का चयन किया गया था। इस योजना के तहत तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर चौधरी ने लाभुक को भुगतान के लिए लगभग 94 लाख रुपए निकालकर IDBI बैंक और रामगढ़ कैंट शाखा में जमा कराया था। गिरिडीह में उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय खरियो डी के करीब 200 छात्र छात्रवृत्ति से हो रहे वंचित। गिरिडीह के जमुआ स्थित उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय खरियो डी के 2024-25 बैच के लगभग 200 छात्र पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे। इसका मुख्य कारण यह है कि विद्यालय का रजिस्ट्रेशन झारखंड सरकार के ई कल्याण पोर्टल पर नहीं हुआ है। जब इस बारे में बच्चों के अभिभावक प्रिंसिपल से पूछते हैं तो वह बताते हैं कि पिछले साल अक्टूबर 2024 में इस रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें हम क्या करें? बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए स्कूल की तरफ से बोनाफाइड पिछले साल
नवंबर महीने में प्रदान किया गया था। आपको बता दें कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। हालांकि जब छात्र आवेदन देने पोर्टल पर जाते हैं तो उन्हें विद्यालय का नाम तो दिखाई देता है, लेकिन यह जानकारी नहीं मिलती कि विद्यालय में कौन से कोर्स चल रहे हैं। इस वजह से कई गरीब छात्र छात्रवृत्ति का लाभ लेने से वंचित हो रहे, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा। हजारीबाग के चौपारण में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2500 किलो जावा महुआ नष्ट, 100 लीटर चुलाई शराब जब्त। झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद हजारीबाग जिला में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। चौपारण थाना क्षेत्र के कई गांवों में उत्पाद विभाग ने रविवार को एक साथ छापेमारी कर अवैध महुआ शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक ग्राम सिंहरावा, खांटी और कोरिया डी में छापेमारी कर करीब 2500 किलोग्राम किन्वित जावा महुआ नष्ट किया गया। वहीं 100 लीटर चुलाई शराब जब्त की गई। अधिकारियों ने बताया कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध शराब बनाने और बेचने का धंधा चल रहा था। बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत और गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राज्य सरकार की नई उत्पादन नीति का मकसद अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाना और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करना है। विभाग ने साफ कहा कि शराब पीने वालों को केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से शराब खरीदने की इजाजत होगी। उत्पाद विभाग का कहना है कि गांव-गांव छापेमारी जारी रहेगी और किसी भी हालत में अवैध धंधे को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड कैडर के आईएएस अमित खरे बने उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन के सचिव। झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति से मंजूरी मिल चुकी है। जारी आदेश में कहा गया कि अमित खरे को केंद्र सरकार के सचिव के पद और वेतनमान के समकक्ष दर्जा दिया गया है। उनकी नियुक्ति अनुबंध के आधार पर 3 साल के लिए की गई है, जिसकी गणना कार्यभार संभालने की तारीख से होगी। हालांकि जरूरत पड़ने पर सरकार इस अवधि में बदलाव कर सकती है। झारखंड कैडर से आने वाले अमित खरे का रांची सहित राज्य के कई जिलों से विशेष लगाव रहा। राज्य गठन के शुरुआती वर्षों में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और प्रशासनिक फैसलों से अपनी छाप छोड़ी है। रांची में चौकीदारों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, 16 सितंबर से होगी शुरुआत। रांची जिले में चौकीदार पद पर बहाली की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। लिखित व शारीरिक प्रक्रिया के बाद चुने गए उम्मीदवारों की चिकित्सीय जांच 25 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक कराई गई थी। इस जांच में सफल पाए गए अभ्यर्थी की अंतिम सूची तैयार की गई है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कुल 251 अभ्यर्थी चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हुए हैं। अब इन सभी चयनित उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। नियुक्ति पत्र 16 सितंबर 2025 मंगलवार की सुबह 11:15 बजे रांची समाहरणालय ब्लॉक के कक्ष संख्या 207 में दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी चुने गए अभ्यर्थी से अपील की कि वे समय पर पहुंचे और साथ में अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेकर आएं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि समय पर उपस्थित होकर सभी उम्मीदवार को अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए अभ्यर्थी से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई है। झारखंड दौरे पर 15 सितंबर को आएंगे के राजू। 7 दिनों तक करेंगे बैठकों की श्रृंखला। संगठन सृजन अभियान के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अस्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड प्रभारी के राजू 15 सितंबर को देवघर पहुंचेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि वे 7 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायत कांग्रेस समितियों और जिला स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। 15 सितंबर को सुबह 11 बजे देवघर हवाई अड्डे पर आगमन के बाद वे सरैयाहाट प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड में बैठक में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम पाकुड़ में करेंगे। 16 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे पाकुड़ सदर प्रखंड में बैठक होगी। दोपहर 3 बजे दुमका सर्किट हाउस में संथाल परगना के जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, जेपीसीसी पर्यवेक्षक और यूएलबी पर्यवेक्षक के साथ समीक्षा बैठक होगी। शाम को वे जामताड़ा जाएंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे। 17 सितंबर को सुबह 10 बजे नारायणपुर ब्लॉक जामताड़ा में बैठक करेंगे। दोपहर में वे हजारीबाग के लिए रवाना होंगे और रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। 18 सितंबर को सुबह 10 बजे हजारीबाग सर्किट हाउस में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वे डाल्टनगंज पलामू जाएंगे और शाम 4 बजे वहां जेपीसीसी और नगर समिति पर चर्चा करेंगे।
लोहरदगा में मंत्री इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों को लगाई फटकार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोहरदगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को देख मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए सिविल सर्जन और स्वास्थ्य उपाधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने देखा कि अस्पताल का आईसीयू वार्ड ठप पड़ा है, मशीनें खराब है और जांच घर बंद है। इसके अलावा वार्डों में डॉक्टर समय पर राउंड पर नहीं जा रहे, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही। पेयजल व्यवस्था की भी स्थिति बेहद खराब पाई गई, जिस पर मंत्री ने नाराजगी जताई और सिविल सर्जन को अस्पताल का पानी पिलाकर उनकी गुणवत्ता की जांच की। निरीक्षण के समय एक मरीज के परिजन अस्पताल की दुर्दशा बताते हुए मंत्री के सामने रो पड़े। इस पर मंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया और सिविल सर्जन को सख्त निर्देश दिया। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोहरदगा जिले का सदर अस्पताल बहुत पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही। उन्होंने घोषणा की कि जिले में जल्द एक भव्य नया अस्पताल भवन बनवाया जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। रांची पुलिस ने किया बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 5 गिरफ्तार। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में लगातार हो रही टुक बैटरी चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस कांड में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी हुए 3 टुक समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर डीएसपी और लोअर बाजार थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने 13 सितंबर को त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी इश्तियाक अंसारी को दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपने 4 साथियों के नाम बताए, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। बीपीएल कोटे के नामांकन में धांधली के खिलाफ आशुतोष छात्र संघ ने किया पुतला दहन। रविवार को मेमको मोड़ चौक पर आशुतोष छात्र संघ के बैनर तले जिला शिक्षा अधीक्षक डीएससी आयुष कुमार का पुतला दहन किया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश महासचिव विशाल महतो के नेतृत्व में आयोजित हुआ। प्रदेश महासचिव विशाल महतो ने कहा कि वर्ष 2025 में आरटीई के तहत निजी विद्यालय में बीपीएल कोटे के नामांकन के लिए चयनित सूची सार्वजनिक नहीं की गई, जबकि प्रतिवर्ष यह सूची जारी की जाती रही है। आशुतोष छात्र संघ ने बीते 9 सितंबर को मांग पत्र सौंपकर सूची जारी करने की मांग की थी, जिस पर 2 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन मिला था, किंतु 5 दिन बीत जाने के बाद भी चयनित सूची जारी नहीं की गई और बिना सूची जारी किए ही नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीपीएल कोटे के नामांकन में बड़े पैमाने पर धांधली और हेरफेर हो रहा। यह प्रक्रिया एक कारोबार का रूप ले चुकी है, जिसमें लाखों करोड़ों का खेल चलता है। पारदर्शिता के अभाव में गरीब और जरूरतमंद बच्चों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा। चयनित सूची को जानबूझकर दबा दिया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक की संलिप्तता भी स्पष्ट दिखाई देती है। आगे जिला अध्यक्ष विकास कुमार ने कहा कि यदि जिला शिक्षा विभाग जल्द से जल्द चयनित सूची को सार्वजनिक नहीं करता है तो आशुतोष छात्र संघ व्यापक और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। रांची पूर्णिया के यात्रियों के लिए खुशखबरी, 17 सितंबर से इंडिगो शुरू करेगी नई विमान सेवा। रांची और पूर्णिया के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस 17 सितंबर से रांची से पूर्णिया के लिए कोलकाता के रास्ते नई विमान सेवा शुरू करने जा रही है। यह सेवा फिलहाल प्रायोगिक तौर पर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। इंडिगो के अनुसार यह नई कनेक्टिविटी बिहार और झारखंड के यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक सुगम और समय बचाने वाला बनाएगी। रांची से सुबह 7:40 में विमान कोलकाता के लिए रवाना होगी। कोलकाता से यह फ्लाइट दोपहर 1:40 में पूर्णिया पहुंचेगी। पूर्णिया से यह विमान दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरकर कोलकाता जाएगा। फिर कोलकाता से उड़ान भरकर यह विमान रात 8:45 बजे रांची लौटेगा। इस सेवा के शुरू होने से रांची से पूर्णिया की यात्रा अब तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। वर्तमान में रांची से पूर्णिया के लिए केवल एक ट्रेन रांची पूर्णिया कोट एक्सप्रेस उपलब्ध है, जबकि बस यात्रा लंबी और थकाऊ मानी जाती है। दुर्गा पूजा से पहले मैया सम्मान की राशि और 3 महीने की पेंशन देगी सरकार, लाखों लाभुक होंगे लाभान्वित।
झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले राज्यवासियों को आर्थिक राहत देने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभुक महिलाओं को सितंबर महीने की सहायता राशि त्यौहार से पहले ही प्रदान की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार वृद्धा पेंशन, विधवा और दिव्यांगजन पेंशनधारियों को 3 महीने जुलाई से सितंबर की पेंशन एक साथ देने जा रही। सितंबर महीने में 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में मैया सम्मान की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अगस्त महीने में भी इतनी ही संख्या में महिलाओं को इसका लाभ मिला था। राशि के भुगतान को लेकर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय जल्द ही सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजेगा। 15 सितंबर के बाद जिलों के स्तर पर राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने योजना के तहत अक्टूबर महीने की राशि भी दीपावली और छठ त्यौहार से पहले देने की योजना बनाई है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने नवंबर महीने तक की राशि का आवंटन भी कर दिया है। विभिन्न जिलों को कुल 9,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को प्रति महीने 2500 रुपये की राशि दी जाती है। निदेशालय ने जिलों से यह भी जानकारी मांगी है कि किन अयोग्य लाभुक ने योजना का लाभ गलत तरीके से प्राप्त किया है। ऐसे लाभुक के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी जिलों से तलब किया गया है। झारखंड में कुल 11,75,646 पेंशनधारी है, जिन्हें 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन एक साथ दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को सशक्त करने के लिए बनेगा मोबाइल ऐप। राज्य सरकार ने नगर निकायों को अपने आंतरिक संसाधनों से राजस्व बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव सुनील कुमार ने नगर निकायों को अब तकनीकी आधारित प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को सशक्त बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए विभागीय स्तर पर विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में नगर निकायों के पास उपलब्ध संपत्ति संबंधी आंकड़े काफी पुराने और अपूर्ण है। निकायों में नए भवन, कार्यालय, मॉल और अन्य परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है, लेकिन उसका डाटा निकायों ने अब तक अपडेट नहीं किया है। नए संपत्तियों का आकलन कर प्रस्तावित ऐप में दर्ज करने पर निकायों को प्रॉपर्टी टैक्स से होने वाली आय दोगुनी तक हो सकती है। सचिव ने नगर निकायों को राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों से संपर्क कर उनके पास लंबित प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करने का निर्देश दिया है। कहा कि बकाया वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिव ने निकायों को आंतरिक संसाधनों के प्रभावी और व्यवस्थित उपयोग का भी निर्देश दिया। कहा है कि इससे न केवल राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, बल्कि शहरी सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। दुर्गा पूजा को लेकर रांची में केंद्रीय शांति समिति की बैठक, सुरक्षा व सुविधाओं पर जोर। आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए शनिवार को रांची जिला प्रशासन की ओर से केंद्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय के सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधिकारी चंदन कुमार सिन्हा ने की। बैठक में विभिन्न पूजा समितियों, प्रशासनिक अधिकारी और शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। सभी से मिलकर साफ सफाई, जलापूर्ति, निर्बाध बिजली, महिला आरक्षियों की तैनाती, पूजा पंडालों में बैरिकेडिंग, विसर्जन वाहनों की उपलब्धता और ट्रैफिक प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रमुख पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी होगी। शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा और पार्किंग जोन बनाए जाएंगे। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम होंगे। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज रोकने के लिए निगरानी टीम बनाई जाएगी। उपायुक्त और वरीय पुलिस अधिकारी ने पूजा समितियों को कई निर्देश दिए। इसमें बिजली की वायरिंग और फायर सेफ्टी की जांच, वॉलंटियर्स की पहचान, विसर्जन के दौरान पुलिस बल की उपस्थिति और डीजे लाउडस्पीकर के नियमों का पालन शामिल है। साथ ही अफवाहों और विवादों से बचने की अपील की गई। 3 महीने बाद भी विभागों तक नहीं पहुंचा कार्मिक का आदेश। एक ही पद पर बैठे 2 सेवाओं के लिए मूल्यांकन में भिन्नता पर भी सवाल। राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 26 जून 2025 को जारी आदेश लगभग 3 महीने बाद भी सभी विभागों तक नहीं पहुंचा है। यहां तक कि प्रोजेक्ट भवन में अवस्थित विभागों में भी यह आदेश नहीं पहुंचा है। जिस बिल्डिंग में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का भी ऑफिस है, आदेश झारखंड सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों से जुड़ा हुआ है। वार्षिक गोपनीय चरित्र संबंधी पूर्व के आदेश में किए गए संशोधन को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 जून 2025 को जारी किया है। इस आदेश का पत्रांक 3829 है। आदेश को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन जैसे जैसे कार्मिक द्वारा जारी इस आदेश के प्रति अनौपचारिक रूप से विभागों में काम करने वाले सचिवालय सेवा के अधिकारी को मिल रहे, वे इस आदेश पर कई तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। लंबे समय से लंबित अस्पतालों के भुगतान का रास्ता साफ।
झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की शासी परिषद की बैठक 12 सितंबर 2025 को विकास आयुक्त अविनाश कुमार की अध्यक्षता में विकास आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और लंबित भुगतान को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 212 अस्पतालों के दावों पर चर्चा हुई। इनमें 111 अस्पतालों का भुगतान पिछले 1 वर्ष से जांच के कारण अटका हुआ था। जांच में जिन अस्पतालों में कोई त्रुटि नहीं मिली उनका भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। वहीं जिन अस्पतालों में खामियां पाई गई उनके मामले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार समीक्षा के बाद निपटाए जाएंगे। बैठक में नई योजनाओं के संचालन के लिए मानव संसाधन की जरूरत पर भी चर्चा हुई और कई नए पदों के सृजन पर सहमति बनी। परिषद को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की प्रस्तावित वय वंदना योजना और ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष स्माइल योजना की जानकारी दी गई। गैर सूचीबद्ध मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में इलाज कराने के बाद वास्तविक दर पर बीमा कंपनियों को अग्रिम भुगतान करने और लाभुक को CGHS दर पर प्रतिपूर्ति देने पर भी विचार हुआ। इसके अलावा राज्य के बाहर स्थित प्रतिष्ठित अस्पतालों में उपचार के बाद भुगतान की व्यवस्था कॉर्पस फंड से सुनिश्चित करने पर सहमति बनी। मयंक सिंह केस में केंद्रीय एजेंसियों का लिया जाएगा सहयोग, बढ़ेगा जांच का दायरा। अजरबैजान से गिरफ्तार और फिर प्रत्यर्पण कर भारत लाए गए कुख्यात अपराधी मयंक सिंह के हर तरह के नेटवर्क को लेकर झारखंड ATS की जांच तेज गति से चल रही है। बताया जा रहा कि जल्द ही इस केस में केंद्रीय एजेंसियों की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि हथियार से लेकर हवाला तक के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब झारखंड पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों से मदद की जरूरत पड़ेगी। ATS के द्वारा 6 दिनों तक पूछताछ में मयंक ने अजरबैजान, पाकिस्तान से लेकर मलेशिया और भारत में कौन कौन से गैंग के साथ वह काम कर रहा था, पाकिस्तान से हथियारों की डील कैसे होती थी, हवाला का कारोबार कैसे चलता था और रंगदारी की रकम का निवेश कहां कहां किया जाता था, इन सब को लेकर कई खुलासे किए गए हैं। अब झारखंड ATS की टीम मयंक सिंह के द्वारा पूछताछ में दी गई जानकारियों का सत्यापन कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि मयंक ने पूछताछ में जो जानकारियां दी है उसमें कितनी सच्चाइयां हैं। भगवान भरोसे चतरा की स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सकों के अभाव में नहीं मिल रहा समुचित उपचार। केंद्र और राज्य सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके, लेकिन चतरा में स्वास्थ्य महकमा और सदर अस्पताल भगवान भरोसे है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए चिकित्सकों के ट्रांसफर के बाद जिले में डॉक्टर्स की कमी हो गई है। यहाँ पदस्थापित डॉक्टर दूसरे जिलों में तो चले गए, लेकिन दूसरे जिलों से बदलकर चतरा में पोस्टिंग पाने वाले ज़्यादातर डॉक्टर ने अब तक जिलों में योगदान नहीं दिया है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को उठानी पड़ रही। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति और भी भयावह है। ग्रामीण इलाकों के अस्पताल में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मी की उपस्थिति नगण्य है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे झोला छाप डॉक्टरों पर नकल कसने में जुटा है, लेकिन ग्रामीण इलाके में झोला छाप को भगवान मानने वाले ग्रामीण इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार और जिला प्रशासन अस्पतालों में डॉक्टरों को प्रतिनियुक्त करने की बजाय ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में गरीबों का मसीहा बन चुके चिकित्सकों पर कार्रवाई कर रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर डॉक्टरों से अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है। झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारियों को भी ग्रामीण के विरोध का सामना करना पड़ा। आधार ऑपरेटर्स का शोषण और वेतन बकाया, लेबर मिनिस्टर को सौंपा गया ज्ञापन। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल JEPC के तहत कार्यरत MKS इंटरप्राइजेज एजेंसी के आधार पर ऑपरेटर कर्मचारी ने JEPC और MKS इंटरप्राइजेज एजेंसी पर मिली भगत से काम करने का गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में स्कूल छात्रों के आधार संबंधी कार्य में लगे ऑपरेटर्स ने लेबर मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर शिकायत की है। उन्हें महीनों से नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा और साथ ही उनसे अनुचित ढंग से शोषण किया जा रहा। ऑपरेटर्स ने आरोप लगाया कि कंपनी की मनमानी और अवैध प्रथाओं के कारण उन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ गया है और उन्हें आंदोलन तक करने की स्थिति में धकेल दिया गया है। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पर मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को शिक्षकों के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। शिक्षकों के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर में अनियमितता की बात कहते हुए
फणींद्र मंडल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। फणींद्र मंडल ने याचिका में कहा कि उनके और अन्य कई शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन को सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके जीवन साथी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने तर्क दिया कि विभाग का यह निर्णय पूर्णतः मनमाना और अवैध है। उन्होंने अदालत को बताया कि नियम के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति का जीवन साथी संविदा पर भी कार्यरत है तो उन्हें भी स्पाउस ट्रांसफर की श्रेणी में स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। इसके बावजूद विभाग ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन अस्वीकार कर दिए, जो नियमों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। 14 अक्टूबर को होगा मुख्य सचिव अलका तिवारी पर चार्ज फ्रेम। 30 सितंबर को ही रिटायर कर जाएंगी। मुख्य सचिव अलका तिवारी नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार व अन्य पर नगर निकाय चुनाव संबंधी अवमानना मामले में झारखंड हाईकोर्ट 14 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम करेगा। लेकिन दिलचस्प रूप से चार्ज फ्रेम होने से पहले ही अलका तिवारी मुख्य सचिव पद से 30 सितंबर 2025 को रिटायर कर जाएंगी। वह मुख्य सचिव पद के दायित्व से मुक्त हो जाएंगी। अब यह अलग विषय है कि हाईकोर्ट अलका तिवारी को पर्सनल आइडेंटिटी में चार्ज फ्रेम करे। मालूम हो कि नगर निकाय चुनाव करा पाने को लेकर हाईकोर्ट सख्त और गंभीर दिख रहा। वह 14 अक्टूबर तक राज्य सरकार को एक और मौका देने का संकेत दे रहा है। झारखंड में कम होगा जल संयोजन शुल्क, गरीबों को मिलेगी ज्यादा राहत। झारखंड के आवासीय उपभोक्ताओं को जल संयोजन शुल्क में काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही गरीब रेखा के नीचे के उपभोक्ताओं का जल संयोजन मुक्त में होगा। इसे लेकर गरीबी रेखा को परिभाषित करने पर सरकार राजी हो गई है। विधानसभा की प्रतियुक्त विधान समिति ने इसके लिए राज्य सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा पत्रांक 3427 दिनांक 31 दिसंबर 2020 को जारी परिपत्र पर विचार करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ 4 बैठकें की थी। समिति के सभापति सरी रॉय के निर्देश पर विभाग ने कई राज्यों के जल संयोजन शुल्क का अध्ययन किया और पाया कि झारखंड में जल संयोजन शुल्क काफ़ी अधिक है। झारखंड में 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले घर के लिए 7000 रुपये है, 2000 वर्ग फीट के लिए 14000 रुपये है, 3000 वर्ग फीट के लिए 21000 रुपये जल संयोजन शुल्क लिया जाता है। विधानसभा समिति के सभापति सरी रॉय ने इसमें संशोधन का निर्देश दिया। विचार उपरांत नगर विकास विभाग ने तय किया कि 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले मकान के लिए जल संयोजन शुल्क मात्र 5000 रुपये होगा और इसके ऊपर के क्षेत्रफल वाले घरों को मात्र 7000 रुपये जल संयोजन शुल्क देना होगा, जो अधिकतम होगा। नगर विकास विभाग के इस निर्णय के बाद प्रतियुक्त विधान समिति ने इस आशय का प्रतिवेदन गत मानसून सत्र में दिनांक 25 अगस्त 2025 को सदन पटल पर रख दिया। इसके बाद इसकी प्रति नगर विकास विभाग को भेजते हुए निर्देश दिया कि प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर विभाग इसका विधिवत आदेश परिपत्र निकालकर सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं को भेजे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।